टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए एसएसपी प्रयागराज ने उठाए सख्त कदम। रात्रि में गश्त में कड़ाई बरती जाएगी। पूरे जिले को 3 जोन व 7 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रति एक रात 3 राजपत्रीय अधिकारी व 7 अराजपत्रीय अधिकारी यानी कुल 10 अधिकारी रात्रि में गश्त मुस्तैदी से मुकम्मल करते हुए बारीकी निगरानी एवं निगरानी करेंगे। सभी वरिष्ठ अधिकारियों में हर अधिकारी हर रात 3, 4, 5 चेकिंग स्कीम का पालन करेगा, यानी हर एक अधिकारी कम से कम 3 थाना, 4 चौकी, 5 PRV 112 वाहनों को अवश्य चेक करेगा। बता दें, एसएसपी प्रयागराज ने ये कदम कड़ी सुरक्षा बढ़ते अपराध को देखते हुए उठाया है और साथ ही तत्काल प्रभाव से इसको लागू भी किया है। साथ ही सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए कि इन नियमों का सख्ती से पालन करें। बता दें, एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार द्वारा बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम। संगम नगरी प्रयागराज में जहां माह रमज़ान के अलविदा जुमे के दिन नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं। ऐसे में चाक चौबंद व्यवस्थाओं को देखते हुए पीएसी व आरपीएफ की कई बटालियन भी तैनात होगी। पुलिस ने कड़े दावे किए हैं सुरक्षा के। ऐसे में जहां मस्जिदों में ज़्यादा भीड़ होती, चाहे वो जामा मस्जिद हो या शिया जामा मस्जिद हो, ऐसे में जिन मस्जिदों में ज़्यादा भीड़ होती वहां पर आरपीएफ और पीएसी के जवान को तैनात किया जाएगा, जिससे किसी तरह की समस्या ना हो। कड़ी कानून व्यवस्था के बीच किस तरह से नमाज अदा की जाएगी, किस तरह से पुलिस तैनात होगी और क्या व्यवस्थाएं होंगी, इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है एसपी सिटी प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं आपको। कल जुमा अलविदा है 29 अप्रैल को, उसको दृष्टिगत रखते हुए सारी तैयारियां की गई हैं। हमें काफ़ी 3 कंपनी पीएसी भी मिली हुई है और आरएएफ की कई बटालियन मिली हैं, कंपनियां मिली हैं मुझे। उनका डिप्लॉयमेंट होगा जहाँ तक परंपरागत, और जो हमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स मिली सिविल पुलिस की भी, उनको भी जो हमारी मेन मस्जिदें हैं, जैसे जामा मस्जिद है हमारी, शिया जामा मस्जिद है जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग होने के चांस होते हैं, वहाँ पे हम उसको लगाएंगे। और अन्य जगहों पे भी जो हमारी मस्जिदें हैं जहाँ नमाज होती है, ऐसी संख्या 200 से ऊपर है जहाँ पे लोग नमाज अदा करेंगे, और सभी जगह हम डिप्लॉयमेंट करेंगे और उसका पूरा ख्याल रखा गया है। लोगों से अपील की गई है इस आशय की कि कोशिश करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लोग अपने सभी मस्जिदों में नमाज अदा की जाए। किसी एक जगह गैदरिंग करके कहीं ऐसा ना हो कि सार्वजनिक यातायात को अवरुद्ध किया जाए, उससे बचें। बढ़ती बिजली की समस्या और बिजली आपूर्ति को लेकर कांग्रेस विधानमंडल की सदस्य मोना मिश्रा ने अब योगी सरकार पर प्रेस वार्ता करते हुए निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। पूरे प्रदेश पे विद्युत आपूर्ति की पूरी तरह से कमी है और अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो सरकार की असफल नीतियाँ। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5 वर्ष में, पिछली बार भी इन्हीं की सरकार थी, आज फिर इन्हीं की सरकार है, पहले भी मुख्यमंत्री प्रदेश के यही थे, आज भी हैं। क्या एक भी पावर प्लांट सरकार ने पिछले 5 वर्षों में क्या उसकी नींव रखी या उसको बना करके तैयार किया? 23 करोड़ की जनता की बात कर रहे हैं। उस प्रदेश में अगर आपके पास 5 वर्ष में आपके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है, आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई आपने नई यूनिट बनाने की बात तक नहीं करी है। मैं तो विधानसभा की सदस्य पिछली बार भी थी, आज भी हूँ। आज तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा पे ना इसमें के सत्र में ना इस पे चर्चा हुई, ना कभी, जबकि लगातार हम सब ने मांग की कि आप ये बताइए जब बिजली का बजट आप रखते हैं तो क्या कोई नया पावर प्लांट बनाने की आपकी कोई घोषणा कर रहे हैं आप? जब आप हमेशा नकारात्मक आता है तो ये पूरी तरह से असफलता है सरकार की। मंत्री ने क्या स्वीकार किया? जो मैंने तो आज अखबार में पढ़ा और सोशल मीडिया पे, टीवी चैनलों पे देखा कि ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने खुद स्वीकार किया कि सरकार के कुप्रबंधन की वजह से आज ये बिजली की कमी जिससे पूरा उत्तर प्रदेश जूझ रहा है, ये उसकी वजह से। तो जब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, जो विभाग के मंत्री हैं, अगर वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर दोषी कौन है? सरकार जिम्मेदार है। देश के प्रधानमंत्री ने जहां बीजेपी शासित राज्यों से अपील करी कि वैट के दाम कम करें जिससे पेट्रोल दाम और डीजल के दाम कम हो सके, जिस पर अब उनके बयान पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। वैट की दर बढ़ी क्यों?
वैट तो लगाया केंद्र सरकार ने, और जब आप वस्तु की कीमत बढ़ाते जाएंगे तो वैट बढ़ता जाएगा। मेन इसका अगर कोई खलनायक है तो उस खलनायक का नाम है केंद्रीय सेंट्रल एक्साइज टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स, जो लगभग 30 गुना बढ़ा है। तो मुख्य अगर दाम बढ़ा है तो वो सेंट्रल एक्साइज और उत्पादन कर बढ़ाया गया है। तो मेन कल्प्रिट, खलनायक, मैं केंद्रीय करों को मानता हूँ जो इस पे लगाए गए हैं। कटौती अगर कहीं होनी है तो केंद्र करे। कारण ये है कि खुद सरकार ने स्वीकार किया है कि 25 से 30 लाख करोड़ की कमाई तेल कंपनियों को हुई। तो 25-30 लाख करोड़ किसकी जेब से गया? मध्यम वर्ग, लघु निर्धन वर्ग, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, डीजल चलाने वाला। और मैंने कृषक क्यों कहा कि डीजल का बढ़ा दाम तो सीधे किसान पे जाता है ना, पेट्रोल का बढ़ा दाम तो सीधे किसान पे जाता है ना। और क्यों मैंने कहा गरीब वर्ग, कि जब कास्ट ऑफ ट्रैवलिंग बढ़ जाती, लाने का जिसको कहते हैं कि माल लाने का किराया बढ़ जाएगा, तो आम उपभोक्ता गरीब जो गांव में बैठा है उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि स्कूटर, मोटरसाइकिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया था कि जो भी अवैध टैक्सी बस स्टैंड संचालित हो रहे हैं उसे तत्काल कार्रवाई करें और अवैध परिवहन करने वालों को चिन्हित कर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करें। साथ ही 30 तारीख तक समस्त पुलिस आयुक्त, जिला अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से कार्रवाई करें और रिपोर्ट शासन को भेजने का आदेश जारी किया था। इसके आदेश को जारी होते ही पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कार्रवाई शुरू हो गई, जबकि प्रयागराज में अवैध परिवहन माफिया खुलेआम सिविल लाइन बस स्टैंड के अंदर से यात्रियों को पकड़ कर डग्गा मार वाहनों में ले जा रहे हैं। बस स्टैंड के गेट पर परिवहन माफिया अजीत कुमार तिवारी और बबलू तिवारी का गुर्गा सदाब व कई अन्य लोग खड़े होकर बनारस, लखनऊ, जौनपुर समेत अन्य जगह जाने वाले यात्रियों को आवाज़ लगाकर बस स्टैंड के अंदर से पकड़ कर डग्गा मार वाहनों में ले जाते हैं। ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें परिवहन माफिया के गुर्गे खुलेआम बस स्टैंड के बाहर से सवारी को आवाज़ देकर बुलाते ले जाते दिखाई दे रहे हैं। बता दें, जहां पुलिस व प्रशासन के अधिकारी ने जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए वहां की व्यवस्था को दुरुस्त किया, अवैध वसूली बंद कराया, उसी तरह से सिविल लाइन बस स्टैंड के आसपास कार्रवाई करें, जिससे कि आम जनमानस को भी राहत मिल सके। जहां शहर के विभिन्न कोनों से लोग जामा मस्जिद में आखिरी जुमे की नमाज़ पढ़ने आते थे, मस्जिद से लेकर पूरी बाज़ारों में नमाज होती थी सड़कों पर। जिसके बाद इस बार उनको परमिशन ना मिलने पर उन्होंने एक पत्र जारी करते हुए लिखा है कि उनको सरकार के द्वारा प्रशासन से परमिशन नहीं मिली, तो इस बार नमाज मस्जिद के अंदर ही होगी और सब लोग अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें और सड़क पर इस बार नमाज नहीं होगी। जिस पर क्या कुछ कहना है यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों का और क्या कुछ कहना है पुलिस का, आइए सुनाते हैं आपको। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लोग अपने सभी मस्जिदों में नमाज अदा की जाए। किसी एक जगह गैदरिंग करके कहीं ऐसा ना हो कि सार्वजनिक यातायात को अवरुद्ध किया जाए, उससे बचें। इसके लिए बैठकें भी की गई हैं और लगातार इस संबंध में हम लोग धर्मगुरुओं से और समाज के प्रतिष्ठित लोगों से, जिम्मेदार लोगों से वार्ता कर रहे हैं। कई बैठकें की गई और लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। एक संवाद की स्थिति बनी हुई है और उसको लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। ये अपील लेटर जारी हुआ है जामा मस्जिद की तरफ से कि अलविदा की नमाज जो मतलब सालों साल से रोड पर होती रही है और गंगा जमनी की एक तहजीब भी रही है कि यहाँ पे सभी धर्मों को लोगों ने जामा मस्जिद के बाहर खड़े होकर इस्तकबाल भी किया है। आज दुखी मन से जो ये लेटर जारी हुआ है और शासन ने कल हम लोगों की काफ़ी मीटिंग भी हुई, 11 बजे तक मीटिंग चली, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि किसी तरीके से वो मान जाए, लेकिन वो माने नहीं। लेकिन जो भी गाइडलाइन उसका हम लोग फॉलो कर रहे हैं, रोड पे नमाज नहीं होगी। इसीलिए आज हम लोगों ने वहाँ पे लेटर जारी कर
और ये अपील किया है लोगों से और बहुत दुखी मन से। ये अपील में ये की गई कि आप लोग अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें, क्योंकि जो शहर में जामा मस्जिद है वहाँ अलविदा की नमाज़ रोड पर नहीं होगी। और जो गांव और देहात से लोग आते थे अलविदा की नमाज़ यहाँ पढ़ने के बाद जो है ख़रीदारी करते थे, उनसे भी ये गांव में अपील की गई है मस्जिदों में। और अब जो है ऐसा नहीं होगा। अब लोगों ने लेटर जारी करके ये कह दिया गया है साफ साफ कि नमाजें रोड पर नहीं होगी। जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की नई गाइडलाइन के बाद मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर कम किए गए और साथ ही आवाज़ भी कम की गई। इस पर क्या कुछ कहना है प्रयागराज की जनता का, आइए सुनाते हैं। जो कहना है, मेरा कहना ये है कि इसमें जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करना चाहिए। क्या नाम है? मोहम्मद ओवैस। इस पे मेरा कहना है कि ये बात सही है और क्या कहते हैं, मस्जिद से भी उतारे जाएं और मंदिरों से उतारे जाएं और जो भी जगहें हैं जहाँ चलते हैं लाउड स्पीकर, उन सब जगहों से भी हटाए जाएं। मेरे ख्याल से उनका ये सोच बेहतर है और लाउड स्पीकर लगाने का मतलब ये हुआ कि जब संख्या लोगों की बढ़ गई है तो उसको आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचानी मकसूद होती है। और इसी वजह का पहले के ज़माने में लोग कम तादाद में थे, देहातों में थे, तो उतनी ही आवाज़ पहुँचती थी, लोग वहाँ से चले आते थे। अभी ये कचहरी के अंदर हम आवाज़ दें और कुछ दूर में हैं लोग, तो उन्हें यह आवाज़ पहुँचाने के लिए ही अजान की जो है लाउड स्पीकर से दी जाती है। अगर उनका ये आदेश है तो उस आवाज़ में थोड़ी सी कमी कर दी जाए। क्या नाम है? मेरा नाम जियाउल हक। योगी सरकार ने पहली बात तो कहा ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जिसको सरकारें पूरी तरीके से लागू नहीं कर पा रही थी। अब विवाद हुआ है तो लागू हुआ है, सारी सरकारें अपना अपना लागू कर रही हैं। और अच्छा बात है, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, इसे सबसे बड़ी चीज। बीके सिंह राजू, एडवोकेट, सिविल कोर्ट। देखिए, आस्था का जो विषय होता है वो सदैव आत्मा का परमात्मा से मिलन का होता है और संगीत जो होता है वो एक माध्यम होता है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। तो मुझे तो लाउड स्पीकर से चाहे वो भजन बजे या फिर आज़ान बजे, दोनों ही मधुर लगती है। मुझे तो हमेशा मुझे अच्छा लगा है। मुझे प्रातः की वो जो आज़ान की आवाज़ आना और या मंदिरों से घंटी की आवाज़ आना, वो हमेशा मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती हैं, सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कोई विवाद होना चाहिए। परिचय बता दो। मैं बाली शंकर। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इस पे पुरानी सरकार नहीं करा पाई, ये सरकार करा रही, अच्छा कर रही है। देखिए, किसी भी धर्म में, इस्लाम में हो या हिंदू धर्म में हो, कहीं नहीं कहा गया है कि आप किसी को परेशान करिए और जगाइए। आवाज जब 10 डेसिबल से ज्यादा बजा नहीं सकते तो क्यों नहीं इसको फॉलो किया जाता। दूसरी चीज, पब्लिक को कुछ नहीं, पब्लिक चाहती है कि हम सुकून से रहें, किसी को परेशानी ना हो और सरकार अपना काम कर रही। इस पे कुछ लोग अगर कहें कि नहीं मंदिर या मस्जिद, तो ये वो मामला नहीं कि हिंदू मुस्लिम है पूरा। ये मामला ये सरकार एक कोर्ट का आदेश फॉलो करा रही, इसमें सभी हिंदू भाई, सभी मुस्लिम भाई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उतार रहे हैं। ये सामाजिक सद्भाव की चीजें हैं कि किसी को परेशानी ना हो। ईटिंग डिसऑर्डर में किस तरह की होती है मनोवैज्ञानिक समस्या, क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं। अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक समस्याओं की, तो बहुत सारी मनोवैज्ञानिक दिक्कतें हैं जिसमें भी हम देखते हैं कि खाने की जो हमारी हैबिट है या आदत है वो परिवर्तित हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई या दूसरे तरीके के मनोविकार हैं जिसमें प्रायः ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति खाना कम कर देता है। इसी प्रकार से एटिपिकल डिप्रेशन एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति खाना बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी बीमारियां हैं जो शारीरिक हैं या मानसिक हैं और हमारे खाने की आदत को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो सीधा भी कई ऐसी मनोविकार हैं जो सीधा रूप में खाने की आदतों से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें कि ऐसी आदतें जो हमारे खाने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं तो मुख्यतः वो 6 प्रकार की हैं, जिसमें जो प्रकार की हैं वो एक प्रकार की समस्या है जिसको हम एनोरेक्सिया नर्वोसा के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही अजीब प्रकार की बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति को आपको ज़बरदस्ती मोटा मानने लगता है और इस वजह से कि वो अपने आकार प्रकार से नाखुश होता है, वो बात उसके दिमाग में इतना घर कर जाती है कि वो खाने के प्रति एक तरीके का विकर्षण
पैदा कर लेता है मन में और खाने को नकारात्मक और हे दृष्टि से देखने लगता है। ऐसी स्थिति में उसको खाने की चीज़ों का न केवल स्वाद ही अजीबोगरीब लगने लगता है बल्कि उसका अभिरुचि खाने के प्रति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एनोरेक्सिया की नर्वोसा की तरह से ही एक बीमारी होती है जिसको बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। बुलिमिया नर्वोसा में व्यक्ति मोटे होने की समस्या से चिंतित होता है कि वो खाना खाने के बाद ज़बरदस्ती स्वतः से हाथ डाल करके उल्टी कर देता है। सीएम योगी की मंजूरी मिलने के बाद प्रयागराज के कई मोहल्ले और सड़कों के नाम बदले हैं। जो अंग्रेज़ों के समय पर रखे गए थे अब उनके नाम बदल दिए गए हैं और कुछ के नाम बदले जाने हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है प्रयागराज की जनता का, आइए सुनाते हैं। देखिए, नाम बदल जाने से तो काफ़ी लोगों को परेशानी होगी क्योंकि इलाहाबाद शहर पुराना शहर है और लोग पुराने ही जगह से जाने जाते हैं यहाँ पर। अब चौक में आप खड़े हैं, अब चौक का ही नाम आप बदल देंगे तो कैसे चौक आएगी पब्लिक? देखिए, बहुत ज़्यादा परेशानी है और जो डिसीजन सरकार ने लिया ये गलत है, इसमें संशोधन करना चाहिए। मुसाफ खान, चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष। देखिए, यह स्वाभाविक सी बात है, जब भी जिसके पास भी शासन और सत्ता होता है वो अपनी सुविधा अनुसार और सुविधा के साथ साथ अपने ऐतिहासिक गौरव के अनुरूप कार्य करता है। जब अंग्रेजों का शासन था तो भारतीय हिंदुस्तानी रोडों का नाम उनके अपने कंट्रीब्यूशन वाले लोगों के नाम पे रखा गया और वर्तमान में पुनः भारतीयों के हाथ में सत्ता है तो उसी के सुविधा अनुसार अब पुनः रोडों का जो नाम बदला जा रहा है। अब ये सत्ता का पूरा खेल है, राजनीति है इसमें और कहीं ना कहीं समाज की भावनाओं के अनुरूप होता है क्योंकि सत्ता को जिसको बहुमत दिया गया उसका मतलब ये है कि वो सत्ता के साथ साथ जनता के मन की बात है। परिचय, मैं बाली शंकर त्रिपाठी। नगरी प्रयागराज शहर उत्तरी से विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी आज अपने क्षेत्र में निकले थे, जहां चुनाव जीतने के बाद पहली बार वो शहर उत्तरी से विधायक दोबारा बनने के बाद वो पहली बार विकास यात्रा काटजू कॉलोनी सलोरी में हुई, जहां पर उन्होंने लोगों की जन समस्याएं सुनी और लोगों से हालचाल जाना और लोगों ने अपनी समस्याएं बताई जिसको उन्होंने सुना और साथ ही हर्षवर्धन वाजपेयी ने मौके से ही सक्षम अधिकारियों को फ़ोन मिलाए और लोगों की समस्या दूर करने के लिए आदेशित किया। आज पहली बार चुनाव जीतने के बाद वो फिर से अपने क्षेत्र में निकले थे, जहां उन्होंने लोगों की समस्या सुनी। राजनगर के ढाल से मंदिर के पास से ये जो गोलाई का पूरा का नाला जा रहा है ये कई जगह से डैमेज हो गया है और इसमें कई ब्लॉकेज भी है। इसका नया आरसीसी का नवनिर्माण होना चाहिए। प्रयागराज में जहां एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बैठक जिला कचहरी प्रयागराज में एडवोकेट हाईकोर्ट अजीत भास्कर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस अवसर पर एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत भास्कर ने कहा कि एसोसिएशन आम अधिवक्ताओं के हितों के लिए निरंतर कार्य कर रहा है और समय समय पर यथोचित सहयोग प्रदान करता रहता है। वहीं आगे अजीत भास्कर ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी एसोसिएशन अपने पैनल के सभी पदों के पदाधिकारियों प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएगा। आगामी जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव आम अधिवक्ताओं के सम्मान का चुनाव है क्योंकि ये एक सशक्त बार अधिवक्ताओं के हित के संरक्षित कर सकता है। इसलिए वकालत के अलावा किसी अन्य कार्यों में लिप्त लोग को वोट न देकर रेगुलर पटिशनर अधिवक्ताओं को वोट दें। साथ ही ऐसे प्रत्याशी जो अधिवक्ताओं के हितों के लिए लगातार तत्पर रहते हों और ईमानदारी साफ सभी छुत्री के हों और उन्हें वोट देकर बार सशक्त बनाएं। बैठक का संचालन एडवोकेट चंद्र प्रकाश निगम ने किया। बैठक में कई अधिवक्ता शामिल हुए और लोगों ने अपनी अपनी राय सब बीच में लोगों के रखी। नगरी प्रयागराज के नज़ारा है राम भवन चौराहे का, जहां सालों से बंद पड़े वाटर कूलर में आज तक समस्या दूर नहीं हो पाई है, जिससे स्थानीय लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है और आने जाने वाले लोगों राहगीर को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें ये नज़ारा है राम भवन क्षेत्र का, जहां पर चंद कदम की दूरी पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का घर है। उसके बावजूद यहाँ पर वाटर कूलर खराब पड़ा है, जिसकी सालों से मरम्मत नहीं हुई और अब भीषण गर्मी में लोगों को पानी भी नहीं मिल पाता, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ बताइए क्या परेशानी है? वाटर कूलर खराब है यहाँ पे, बहुत दिन से परेशानी हो रही है पानी का। पानी नहीं मिल पाता? नहीं मिल पा रहा पानी। गर्मी परेशानी? गर्मी बहुत परेशानी है। कितने दिन से खराब है? अरे बहुत साल भर खराब है। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है? रजनी साहब।
बताते चले, जहां पानी के पीने की समस्या होती है, एक तरफ चौराहों पर पीने के और पियाओ की व्यवस्था नहीं है और लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां पहले पियाओ होता था मगर अब कहीं भी नहीं है और जो चौराहे पर वाटर कूलर लगे वो भी खराब पड़े, नगर निगम बना अनजान। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है वार्ड नंबर 80 का, जहां आप देख सकते हैं सड़क किस तरह गंदगी का अंबार लगा है और आवारा जानवर रात के अंधेरे में यहां अपना भोजन तलाश कर रहे हैं। बता दें ये नज़ारा है करैली के वार्ड नंबर 80 के नट के कब्रिस्तान के पास का, जहां सड़क पर गंदगी का अंबार लगा रहता है और सड़क किनारे पॉलीथीन और गंदगी होने के कारण यहां से लोगों को गुजरना मुश्किल होता है। साथ ही उठती दुर्गंध से स्थानीय लोग होते परेशान। नगर निगम की लापरवाही से लगा गंदगी का अंबार। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।